नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र तोमर। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर उत्तर प्रदेश में बनाएंगे 300 रेलवे पुल। योगी कैबिनेट ने प्रदेश में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 35 करोड़ वृक्षों के रोपण को भी दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी और यूएई की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यूएई के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोटोकॉल तोड़कर किया भव्य स्वागत। कल से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां हुई पूरी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे तीर्थयात्री। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध। और तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से प्रदेश के मौसम में आई नरमी। तापमान गिरा। वाराणसी, बलिया और मिर्जापुर सहित कई स्थानों पर बिजली गिरने से 15 लोगों की मृत्यु। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट ने कल कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई। प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए रेलवे ओवर ब्रिज और रेलवे अंडर ब्रिज के लिए निर्माण के लिए यूपी सरकार और भारत सरकार के रेल मंत्रालय के बीच एमओयू साइन किया गया। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए गए फंड की मदद से प्रदेश भर में 300 रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में वायुयानों के रखरखाव और रिपेयर समेत ओवरऑल के लिए हब के निर्माण को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश में रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास की जो बहुत महत्वपूर्ण समस्या भी है और सेफ्टी के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो करीब 300 ऐसे ओवरब्रिज और अंडरपास हैं जो उत्तर प्रदेश में आज खास प्राथमिकता रखते हैं, जिसकी ट्रैफिक यूनिट वैल्यू 1 लाख से ऊपर है, तो उन्हीं को लिया जाता है। वैसे तो 3000 हैं, मगर ये योजना इसलिए अच्छी रहती है क्योंकि विभाग और सरकार में जो संसाधनों की कमी रहती है, पूर्ण इसमें योगदान केंद्र सरकार का रहेगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की 10% लागत लगेगी, जो पहले भी लगती आई है, जिसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग और जमीन अधिग्रहण वो प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा, और जो अप्रोच रोड भी होती है ओवरब्रिज की, वो भी सेतु निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा होगी। बाकी पूरा खर्चा केंद्र सरकार से इसमें व्यय किया जाएगा और ये अनुबंध एमओयू शीघ्र ही साइन कर लिया जाएगा केंद्र सरकार के साथ। कल 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत 4 निवेश प्रस्तावों को प्रोत्साहनों की स्वीकृति दी गई। पर ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रोत्साहन के लिए 5 वर्ष तक अतिरिक्त राज्य सहायता और प्रदेश में वन्य क्षेत्रों को बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ। इसके तहत वर्ष में 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से, ड्रिप सिंचाई के माध्यम से किसानों को अनुदान पर स्प्रिंकलर सिस्टम, सिंचाई का सिस्टम एडॉप्ट करने की योजना चल रही थी। उसका इस वित्तीय वर्ष में समाप्ति हो रही थी और हम लोगों ने अगले 5 साल के लिए उस योजना को पुनः अंगीकृत करने का काम किया है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों राज्य मिलकर के किसानों को, लघु सीमांत किसान और नव किसान, दोनों किसानों को उनका अनुदान जो राशि थी यथावत रखते हुए अगले 5 साल को वो योजना पुनः लागू रहने से एक तरफ ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से बहुत कम पानी में ज्यादा क्षेत्र की सिंचाई होती है, फसलों को उसका पोषक पानी के रूप में पोषक तत्व की ग्रहणता होती है और काफी बड़ा इसके परिणाम 5 साल में अच्छे परिणाम आए। केले तक की खेती, इस तरह की फसलों की जो भी उत्तर प्रदेश में बढ़ोतरी इसके क्षेत्रफल में हुई है, तमाम फसलों को, नई नई फसलों को लाभ पिछले 5 साल में देखा गया है और इसलिए अगले 5 साल के लिए इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने आज की कैबिनेट में अंगीकृत करने का काम किया है। हम उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एनवायरमेंट के लिए बहुत आवश्यक है, वनों का क्षेत्र बढ़े, पौधों का क्षेत्रफल बढ़े, उसके लिए हम लोग इस वर्ष 35 करोड़ पौधों को रोपित करने की योजना वन विभाग के माध्यम से करेंगे और सभी को उसमें
सहभागी बनाते हुए इस योजना को लागू करेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे होने पर अपने अपने विभागीय कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष पेश करेंगे। 5 जुलाई को योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार के मंत्रियों की 4 जुलाई को राज्य स्तर पर प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। इस प्रेस वार्ता में सभी मंत्री और जनप्रतिनिधि जनता के बीच होंगे और अपने विभागीय कार्यों की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकार के अगले 6 महीनों के लक्ष्य की भी जानकारी देंगे। इस सिलसिले में आज मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में एक बैठक आयोजित की गई और 100 दिन के कामकाज की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की महत्वपूर्ण यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री G7 शिखर में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को संयुक्त अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचे। यूएई के मौजूदा राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान खुद प्रधानमंत्री की अगवानी करने हवाई अड्डे पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया था। स्वागत से अभिभूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्वीट संदेश में लिखा, अबू धाबी हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत करने के लिए मेरे भाई महामहिम राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के विशेष भाव से मैं अभिभूत हूं। उनके प्रति मेरा आभार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने अबू धाबी में बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के पूर्व राष्ट्रपति अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर निजी तौर पर संवेदनाएं व्यक्त की और अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान अत्यंत ही सम्मानित राजनेता थे जिन्होंने लोगों की बेहतरी के लिए अथक काम किए। अबू धाबी पहुंचकर महामहिम शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर शोक व्यक्त किया। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य न होते हुए भी भारत को विशेष आमंत्रण मिलना भारत के बढ़ते दौर विश्व में महत्व का परिचायक है। जिस गर्मजोशी से तमाम देशों के राजनयिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, बातचीत की, वह बताता है कि दुनिया में भारत की स्थिति कितनी मजबूत हुई है। जर्मनी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने 2 सत्रों में हिस्सा लिया। भले ही G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन बीते कुछ वर्षों से भारत को G7 के शिखर सम्मेलनों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाना भारत के बढ़ते कद और वैश्विक महत्व का परिचायक है। प्रधानमंत्री की जर्मनी यात्रा में ये एक बार फिर साफ दिखा, जब दुनिया के तमाम दिग्गज नेता प्रधानमंत्री मोदी से अपनी दोस्ती और गर्मजोशी का इजहार करते हुए नजर आए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो या फिर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हो, तमाम नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री दुनिया में बढ़ती भारत की साख बयां कर रही थी। G7 के दौरान दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। ग्रुप फोटो खिंचवाने से पहले कुछ ऐसा हुआ जो भारत की बदलती इमेज का आईना है। प्रधानमंत्री मोदी जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से हंस कर बात कर ही रहे थे कि पीछे से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उनके कंधे पर हाथ रखा और फिर पूरी गर्मजोशी के साथ उनसे बातचीत करने लगे। एक और ध्यान खींचने वाली तस्वीर आई, जहां प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रो आपस में गले मिले और समूह फोटो के बाद देर तक गुफ्तगू करते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 के 2 सत्रों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत का दृष्टिकोण महिला विकास से बदलकर महिला के नेतृत्व में विकास हो गया है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा और स्त्री पुरुष समानता पर G7 सत्र को संबोधित करते हुए इन क्षेत्रों में भारत के अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रमुख उपायों की चर्चा की, जिनमें उर्वरकों की उपलब्धता, भारत की कृषिगत विशेषज्ञता के उपयोग की व्यवस्थित प्रणाली, मोटे अनाज और वैकल्पिक खेती जैसे विकल्प शामिल हैं।
On gender equality, Prime Minister spoke about India's shifting approach from women's development to women-led development. India's contribution towards ensuring food security of vulnerable countries and in our neighborhood in particular. सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की, आपसी और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ मुलाकात के दौरान भारत जर्मनी के संबंधों को धरती और लोगों की भलाई को देखते हुए और भी मजबूत बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री की मुलाकात इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ भी हुई। दोनों देशों ने समग्र संबंधों को बढ़ाने, खासतौर पर व्यापार को बढ़ावा देने पर द्विपक्षीय चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने चाय पर विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर उन्होंने चर्चा की। दोनों देशों ने व्यापार और पीपल टू पीपल करंट को लेकर भी चर्चा की। जर्मनी पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का शानदार अभिनंदन हुआ। लोगों की गर्मजोशी अथाह, जुनून ऐसा कि बस मोदी मोदी का उद्घोष, प्रधानमंत्री का सधा अंदाज और लोगों के उत्साह ने ऐसा समा बांधा कि म्यूनिख में भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक विरासत एक बार फिर जीवंत हो उठी। हम भारतीय कहीं भी रहे अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व करते हैं। और हिंदुस्तानी गर्व से कह सकता है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। दुनिया दे चुकी है कि भारत जो कहता है वो करता है। ये सिर्फ अभी की बात नहीं, हमेशा से ऐसा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के इसी पक्ष को तमाम वैश्विक मंचों पर पूरे दमखम और संतुलित कूटनीति के साथ रखा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक, मानवीय, विकासशील देशों के मुद्दों और चिंताओं की भी सशक्त आवाज बनकर भारत उभरा है। एक दृढ़, सशक्त और कुशल नेतृत्व में भारत को जिस तरह से G7 जैसे मजबूत मंचों पर विशेष तवज्जो मिल रही है, उससे ये एक बार फिर स्पष्ट हो जाता है कि कोरोना काल के बाद तेजी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की भूमिका और अहम होती जा रही है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से देश में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक से बने सामान पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। पर्यावरण मंत्रालय ने मंगलवार को इस बारे में दिशा निर्देश जारी किया है। वहीं प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के अवैध निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। Announce that India will put an end to single-use plastic in the coming year. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को समाप्त करने के आह्वान के अनुरूप भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जिसके तहत भारत पूरे देश में चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं जिनकी उपयोगिता कम और प्रदूषण क्षमता अधिक है, उनके निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। गौरतलब है कि एकल उपयोग वाली प्लास्टिक में वे वस्तुएं शामिल हैं जिनका उपयोग केवल एक बार किया जाता है और उसके बाद उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। यहाँ उन वस्तुओं की सूची दी गई है जिन पर ये प्रतिबंध लगाया जाएगा। इनमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए थर्मोकॉल, प्लास्टिक की प्लेट्स, कप, ग्लास, कटलरी, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बों को पैक करने वाली फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या PVC बैनर। इसके अलावा मंत्रालय की अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के अवैध निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग की जांच के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के अंतर्गत 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात,
संग्रहण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 30 सितंबर 2021 से और 120 माइक्रोन से कम ऊंचाई वाले सामान पर 31 दिसंबर 2022 से प्रतिबंध लगाया गया है। प्लास्टिक के खतरे को रोकने में मदद करने के लिए नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए CPCB शिकायत निवारण ऐप को शुरू किया गया है। साथ ही जनता तक व्यापक पहुंच बनाने के लिए प्रकृति नाम के शुभंकर की भी 5 अप्रैल से शुरुआत की गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 16 फरवरी 2022 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 के रूप में प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादकों की जिम्मेदारी पर दिशा निर्देशों को भी अधिसूचित किया है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR दरअसल उत्पाद की शुरुआत से अंत तक उसके पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर प्रबंधन के लिए एक उत्पादक की जिम्मेदारी होती है। गौरतलब है कि ये दिशा निर्देश प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे की चक्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर प्लास्टिक पैकेजिंग के नए विकल्पों के विकास को बढ़ावा देने और कारोबारी जगत द्वारा टिकाऊ प्लास्टिक पैकेजिंग के विकास की दिशा में कदम बढ़ाने से संबंधित रूपरेखा मुहैया कराएंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा दक्षिण कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए कल 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में यात्रियों का पहुंचना शुरू हो गया है। कठुआ के लखनपुर में बड़ी संख्या में श्री अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु जुट रहे हैं। यहां यात्रियों के लिए भंडारे के साथ साथ ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। श्री अमरनाथ यात्रा की गुफा को जाने वाले पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश में बारिश की शुरुआत के साथ मौसम में नरमी आई है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में कल हल्की से तेज बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई। तेज हवा के साथ हुई बारिश से जगह जगह जलभराव भी हुआ है, जिससे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। पेड़ और खंभे गिरने से यातायात बाधित हुआ और विद्युत व्यवस्था में व्यवधान आया। मिर्जापुर, वाराणसी, बलिया और बिजनौर सहित प्रदेश में कई जगह पर बिजली गिरी, जिससे 15 लोगों की मृत्यु होने का भी समाचार है। मौसम विभाग ने आने वाले 2-3 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ स्थानों पर बदली छाई रहेगी और हल्की से तेज बारिश हो सकती है। वाराणसी में कल शाम 4 बजे से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश से सड़कों पर जल जमाव हो गया। इसके अलावा वाराणसी के मिर्जा मुराद तथा बड़ा गांव में बिजली गिरने से उसकी चपेट में आए 2 किशोरों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। बारिश के दौरान वज्रपात होने से काशी विश्वनाथ धाम परिसर में स्थित मानधातेश्वर महादेव मंदिर के शिखर का कलश भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद मंदिर प्रशासन की ओर से शिखर के कलश के क्षतिग्रस्त टुकड़ों को हटवा दिया गया। इस घटना में कोई भी दर्शनार्थी घायल नहीं हुआ। वाराणसी में रात में भी रुक रुक कर बारिश होती रही और आज सवेरे से लगातार बरसात हो रही है। लोगों को आवागमन को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लगातार बारिश से मौसम सुहाना हो गया है और तापमान में काफी गिरावट महसूस की गई है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार पर खतरे के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। संकट गहराता जा रहा है। इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर तत्काल फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की। उधर मुंबई और गुवाहाटी के बाद दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, तो दूसरी ओर एकनाथ शिंदे ने अवज्ञा की, हम शिवसेना में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम बाला साहब के हिंदुत्व को आगे ले जाएंगे। महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल जारी है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बयानों के बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर की शिकायत पर उद्धव सरकार के फैसलों के बारे में जानकारी तलब की है। राज्यपाल के प्रमुख सचिव संतोष कुमार ने बताया है कि राज्यपाल ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 22 से 24 जून तक राज्य सरकार द्वारा जारी सभी सरकारी प्रस्तावों और परिपत्रों की पूरी जानकारी देने को कहा है। राज्य में विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि उद्धव सरकार ने अल्पमत में होने के बाद भी अंधाधुंध फैसले लिए और सैकड़ों करोड़ रुपए जारी करने के सरकारी आदेश दिए।
महाविकास आघाड़ी सरकार में सहयोगी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस द्वारा नियंत्रित विभागों से 22 से 24 जून तक विभिन्न विकास संबंधी कार्यों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने के सरकारी आदेश के बाद राज्यपाल के दफ्तर ने इस बारे में जानकारी मांगी है। इस बीच महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट लगातार नए मोड़ लेता दिख रहा है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की लड़ाई के बीच शिंदे को विधायकों का समर्थन बढ़ता दिखाई दे रहा है। इन सबके बीच अब उद्धव के तेवर भी नरम पड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे अब बातचीत के जरिए संकट के समाधान की बात करने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि शिवसेना परिवार के मुखिया के रूप में मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं और अगर आप आगे आकर बोलेंगे तो हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। बड़े भाई के नाते अगर आज उद्धव जी एक अपील कर रहे हैं, जो भी उनकी समस्या है वो घर में होनी चाहिए, तो अगर वो घर आए और अगर उद्धव जी ने अपील किया है तो अगर वो आके एक बार उद्धव जी से बात कर सके तो कुछ न कुछ हल निकल सकता है। इन सबके बीच शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि गुवाहाटी में मौजूद विधायक किसी दबाव में हैं। उन्होंने उद्धव गुट को चुनौती देते हुए कहा कि अगर कुछ बागी विधायक उनके संपर्क में हैं तो उनके नाम का खुलासा करें। हमारे जो स्पोक्स पर्सन केसरकर जी है, आपको पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन, जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। शिवसेना में जारी अंदरूनी कलह के बीच शिंदे गुट के विधायकों के जल्द मुंबई लौटने की भी खबर आई है। राज्य के सियासी घटनाक्रम के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली दौरे से बीजेपी की राज्य में भावी रणनीति तय होगी और जो अभी दूर से ही राज्य में जारी उठापटक पर नजर रखने का दावा कर रही है। इन सबके बीच संकेत साफ है कि उद्धव सरकार अल्पमत में है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि राज्य विधानसभा में उद्धव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाएगा और शिंदे गुट के विधायक कब गुवाहाटी से मुंबई वापस आएंगे। फिलहाल लगातार मजबूत हो रहे शिंदे गुट से लगता तो यही है कि उद्धव सरकार अब अपने दिन या यूं कहें घंटे ही गिन रही है। चर्चा तो इस बात की है कि बीजेपी ने शिंदे गुट के साथ मिलकर नई सरकार की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी बीजेपी की तरफ से नहीं की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल उनके सरकारी आवास पर 51 सदस्यीय सिख प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पटना साहिब गुरुद्वारे के जत्थेदार सिंह साहेब ज्ञानी रंजीत सिंह कर रहे थे। प्रतिनिधिमंडल में उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह, बाबा तरसेम सिंह, गुरुद्वारा नानकमता साहिब के सेवादार, लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बग्गा, दंगा पीड़ित समिति के सदस्य सरदार सुरजीत सिंह ओबेरॉय तथा कानपुर के अजीत सिंह समेत अन्य व्यक्ति सम्मिलित थे। प्रतिनिधिमंडल ने वर्ष 1984 के कानपुर के सिख विरोधी दंगे के पीड़ितों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री द्वारा गठित एसआईटी द्वारा अब तक 14 आरोपियों की गिरफ्तारी किए जाने पर उनके प्रति आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि मुख्यमंत्री की इस पहल से 38 वर्षों के बाद दंगा पीड़ितों को न्याय मिलने की आस जगी है। सदस्यों द्वारा यह अनुरोध किया गया कि ट्रायल के माध्यम से सभी अभियुक्तों को सजा दिलाई जाए। प्रतिनिधिमंडल के अंतर्गत 4 पीड़ित परिवारों के सदस्यों ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार अभियुक्तों को सजा दिलाकर पीड़ितों को न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरठ में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई। बैठक में जनपद में समस्त विभागों में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने कहा कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सके, इसके लिए अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए तथा संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को योजनाओं से अवगत कराते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी शशांक चौधरी द्वारा जनपद में 75 अमृत सरोवर संचालित किए जाने के दृष्टिगत
उपस्थित समिति के सदस्यों को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। दिशा की बैठक थी, काफी दिनों बाद हुई। चुनाव के बाद, चुनाव की वैसे तो 3 महीने में होती है, लेकिन काफी विलंब से हुई। जो जल जीवन मिशन का भी इशू था कि जहां कहीं सड़कें खोदी गई होती, ऐसे बहुत से जनहित के मुद्दे यहाँ उठे हैं बिजली से संबंधित, और कार्रवाई करने के आदेश कई मुद्दों पर दिए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आगे से बैठक नियमित होगी, अंतराल पे होगी 3 महीने में, और जो जनहित की बातें हैं वो हम कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और भारत के संयुक्त सहयोग से 110 करोड़ रुपए की लागत से बुलंदशहर में डिजिटल एग्रीकल्चर लैब बनाई जाएगी। डिजिटल एग्रीकल्चर लैब में जहां किसान फसल के उत्पादन से पहले ही पौधों की स्कैनिंग कराकर फसल में होने वाले रोग, इंसेक्ट्स आदि का पता लगाकर उपचार कर सकेंगे और पोषक व गुणवत्ता युक्त फसल का उत्पादन कर सकेंगे। वहीं हजारों बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सकेगा। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक मैक ने बुलंदशहर के प्रशासनिक और कृषि अधिकारियों को एग्रीकल्चर डिजिटल लैब के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से एग्रीकल्चर डिजिटल लैब काम करेगी और किसानों को कैसे लाभ पहुंचाएगी। जितना भी हम पौधा उगाते हैं वो 2 ही तरीके से खराब होता है। या तो उत्पादन में, कि हम चाहते थे कि 100 टन हो तो वो 50 टन हो जाता है, या 100 टन तो हो गया बट वो जब प्रोडक्शन में जाता है, जहाँ पे उसको यूज होना है फूड प्रोसेसिंग में, वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं अच्छी थी या उसके अंदर में इन्फेक्शन था। जैसे गन्ने की फसल में बहुत ज़्यादा भी बुलंदशहर में आ रहा था। उसको ये दोनों स्तर पे रोकती है। एक कि आपको जब पौधा बनता है उसके पहले ही बता देगा उसके लीव्स को टेस्ट करके कि उसके अंदर में कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, और दूसरा हेल्थ ऑफ द प्लांट कैसा है, मतलब पौधे का हेल्थ कैसा है। ये दोनों चीज़ें अगर आपको उसी वक्त पता चल जाए जब पौधे को आपने ज़मीन में नहीं डाला है, तो आप उसको या तो दवाइयों की मदद से या तो पूरा का पूरा बैच बदल के, दोनों में से कुछ जो भी ज़्यादा उपयुक्त है वो करके आप किसानों की जो मेहनत है 6 महीने से 1 साल की, उसको बचाते हैं। बच्चों के इलाज के लिए अब प्रदेश के लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए लखनऊ पीजीआई में एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर की स्थापना की जा रही है। इस एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर में 24 स्पेशलिटी विभाग होंगे। एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर में नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी के इलाज के साथ साथ हेमेटोलॉजी, रेडियोथेरेपी, पेट के इलाज के लिए सर्जरी और अन्य कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। डॉक्टर अंसारी ने बताया कि इस एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर को 2 फेज में पूरा किया जाएगा। पहले फेज में 10 विभाग काम करना शुरू करेंगे। इस सेंटर पर लगभग 500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ये जो संस्थान में जो पीडियाट्रिक सेंटर बनने जा रहा है, ये एक प्रदेश में जो उत्तम सुविधाएं बच्चों के इलाज के लिए दी जा सकती हैं, उस ही के मद्देनज़र बनाया जा रहा है, जिसका नाम एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर होगा। और अभी तक प्रदेश में कोई ऐसी सुविधा नहीं है, जिसका मतलब ये होगा कि सारे के सारे जितने भी रोग हैं बच्चों के अंदर, एक ही बिल्डिंग के अंदर एक सिंगल स्टॉप में वो सब इलाज मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। इसमें करीब 15 से ज़्यादा डिपार्टमेंट होंगे। उसमें पीडियाट्रिक यूरोलॉजी भी होगी, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी भी होगी। केंद्र प्रदेश सरकार मिलकर उत्तर प्रदेश में बनाएंगे 300 रेलवे पुल। योगी कैबिनेट ने प्रदेश में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 35 करोड़ वृक्षों के रोपण को भी दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी और यूएई की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यूएई के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोटोकॉल तोड़कर किया भव्य स्वागत। कल से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां हुई पूरी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे तीर्थयात्री। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध। और तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से प्रदेश के मौसम में आई नरमी। तापमान गिरा। वाराणसी, बलिया और मिर्जापुर सहित कई स्थानों पर बिजली गिरने से 15 लोगों की मृत्यु।